Okay, now we had seen the period from Shah Jahan to Aurangzeb और उसमें क्या changes आए और later Mughal period. Now we are going to look into the regional impact on architecture कि different region का क्या impact रहा architecture के ऊपर. तो टेम्पल आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली जो द्रविड़ या साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इट रीच्ड इट्स पीक अंडर द चोलाज. ये जो है चोलाज के शासनकाल में जो है ये अपने बिल्कुल हाइट पर पहुंच चुका था. जो चीफ फीचर थे, द चीफ फीचर ऑफ ए चोला टेम्पल इज़ द विमाना और द टावर विच वॉज लेटर एक्लिप्स्ड बाय द रिचली ऑर्नामेंटेड गोपुरम और गेटवे. तो मेन फीचर जो है चोला टेम्पल का वो है विमान या फिर जो टावर बनाया जाता था. और बाद में जो है इससे भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट या इससे भी ज़्यादा बड़ा हाईलाइट फीचर हो गया गोपुरम या गेटवे जो बनता था. ओके, बृहदेश्वरा और या फिर राजेश्वरा के टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू शिवा. तो यहाँ पर जो है विमाना या टावर जो है दैट इज़ अबाउट 57 मीटर्स हाई अपॉन अ स्क्वायर. ये जो है स्क्वायर जो है टावर में जो है 57 मीटर हाइट का है. ये कंप्राइजिंग 13 सक्सेसिव स्टोरीज, टोटल 13 माले का है. सिमिलरली राजेंद्र वन इरेक्टेड अ स्प्लेंडिड टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल गंगईकोंडा चोलापुरम. ओके, राजेंद्र फर्स्ट जो था उसने भी एक काफ़ी खूबसूरत सा टेम्पल बनवाया था अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम में. Now, the creation of a large empire under the Mughals brought different regions into close contact with them. Okay, मुग़ल के पीरियड में जो बड़ा एम्पायर बना तो उसकी वजह से जो डिफरेंट रीजन्स थे वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में आए. ओके, द कॉन्टैक्ट रिजल्टेड इन द फ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. ये जो संपर्क रहा इसकी वजह से जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में फ्यूजन मिलना जो है वो और एक्सचेंज ये सब होता है. मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन देयर ओन बिल्डिंग्स. जो मुगल रूलर्स थे वो खास इस मामले में काफ़ी कलाकार टाइप के थे एकदम से कि रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपनी बिल्डिंग में जो है शामिल करना. नाउ दे वर पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ द बांग्ला डोम. ओके, वो जो है बांग्ला डोम के बांग्ला स्टाइल का जो डोम होता था उसके काफ़ी बड़े फ़ैन थे. ये एक रूफ होता था जो कि थैच्ड हट की तरह, झोपड़ी की तरह जो है दिखता था. दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर, उन्होंने इसका यूज अपने आर्किटेक्चर में किया. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट. बाकी रीजन्स का इम्पैक्ट जो है वो भी जो है आपको दिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल एट फतेहपुर सिकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. फतेहपुर सिकरी में जो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनमें आपको गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मिल जाएंगे देखने को. फिर टैंक एंड स्टेप वेल्स. तो टैंक जो थे दीज वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड टेम्पल्स फॉर रिचुअल बेदिंग. ओके, नहाने के लिए जो है पूजा करने से पहले लोग नहाते हैं ना, तो रिचुअल बेदिंग या हो गया ये. तो टैंक्स जो थे वो इसलिए टेम्पल के आसपास बनाए जाते थे. दे वर नोन एज कुंड, उन्हें जो है कुंड कहा जाता था. ओके, दे वर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप, वो जो है यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप के होते थे. एंड वर सराउंडेड बाय स्टेप्स, चारों तरफ में सीढ़ियाँ बनी होती थी. नाउ द टर्किश रूलर्स इन दिल्ली लेटर फॉलोड दिस ट्रेडिशन ऑफ टैंक कंस्ट्रक्शन. जो टर्किश रूलर्स रहे दिल्ली के उन्होंने बाद में जो है टैंक बनाने के इस तालाब बनाने की इस ट्रेडिशन को फॉलो किया. इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज रिजर्वायर कॉल्ड हौज ई सुल्तानी और किंग्स रिजर्वायर. इल्तुतमिश ने जो है एक बड़ा सा रिजर्वायर बनवाया था, इसका नाम था हौज ई सुल्तानी या फिर राजा का जो है रिजर्वायर. सूफी सेंट ऑल्सो गॉट रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड द हॉस्पिस. ओके, सूफी संत जो थे वो भी जो है जो उनका एक अपना हो गया कह सकते हो प्रेयर प्लेस, उसके आसपास में ये भी जो है रिजर्वायर्स बनवाते थे. इन द 14th century निजामुद्दीन औलिया बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिजर्वायर. 14th century में जो है निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने एक रिजर्वायर का निर्माण शुरू करवाया. And a feud arose between him and the then Sultan of Delhi, गयासुद्दीन तुगलक. उस समय में उनके और उस समय दिल्ली के सुल्तान जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके बीच में जो है झंझट शुरू हो गया. The Sultan forbade the laborers from working anywhere else but on his fort and palace buildings throughout the day. Okay, राजा ने जो है मजदूरों को कहीं और काम करने से मना कर दिया. उसके किला और उसके पैलेस बिल्डिंग के काम के अलावा कहीं और काम करने से मना कर दिया पूरे दिन में. ओके, नाउ दीज वर्कर्स वर्कड क्वाइटली ऑन द टैंक्स फॉर निजामुद्दीन औलिया एट नाइट. ये वर्कर्स जो थे फिर चुपचाप छुप के जो है रात के टाइम में निजामुद्दीन औलिया के टैंक पर तालाब में काम करते थे. द सुल्तान गॉट फ्यूरियस एंड ऑर्डर्ड दैट देयर वुड बी नो सेल ऑफ ऑयल टू निजामुद्दीन औलिया.
सुल्तान जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गया और उसने ऑर्डर दिया कि निजामुद्दीन औलिया को जो है कोई तेल नहीं बेचा जाएगा। नाउ द मिथ इज दैट औलिया ब्लेस्ड द वाटर टू वर्क एज फ्यूल एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब ऐसी मान्यता है कि औलिया ने जो है पानी को ही जो है हमें अपने आशीर्वाद से तेल में बदल दिया और फ्यूल की तरह काम करने लगा और काम जो है वो पूरा हो गया। अब तेल का जरूरत पड़ेगा ना भाई, चिराग वगैरह जलाने के लिए, मशाल वगैरह जलाने के लिए, तभी तो रात में काम होगा। तो पानी को ही उसने तेल में बदल दिया और सिंस देन द वाटर फ्रॉम दिस टैंक इज कंसिडर्ड मिरेकुलस। उसके बाद से ही जो है इस तालाब के पानी को जो है जादुई माना जाता है, मिरेकुलस माना जाता है। ओके, now step wells or bowlies were completely different structure. Okay, the earliest step well was, although constructed in the 7th century, its construction became more prolific from the 9th century. Okay, सीढ़ी वाला कुआं, तो जिसको कि बाउली भी कहते थे। तो ये जो है 7th सेंचुरी से इसका निर्माण जो है शुरू हुआ, लेकिन 9th सेंचुरी आते थे ये काफ़ी संख्या में बनने लगे। वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट स्टेप वेल्स वाज चांद बाउली, कंस्ट्रक्टेड इन 1825 CE in Abhaneri district of, I couldn't see it, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो सबसे कह सकते हो कि सुंदर, सबसे ज़बरदस्त जो स्टेप वेल बना था वो चांद बाउली था, जो कि 825 CE में बना गया था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैनी स्टेप वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ओके, और दिल्ली का जो सबसे कह सकते हो फेमस स्टेप वेल है दैट्स अग्रसेन की बाउली। अग्रसेन की बाउली जो है दिल्ली का सबसे फेमस स्टेप वेल है। These were geographically drier areas having few days of torrential rains in a year. जहाँ पर इन बाउलीज का निर्माण होता था ये बेसिकली ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कि कुछ दिनों तक तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती थी, अदरवाइज ये जो है ड्राई रहता था ये ओवरऑल। Okay, now all these medieval step wells have a unique architectural style. ये जितने भी ये medieval step wells बनाए गए थे तो इनका architectural style काफ़ी यूनिक था। Okay, it was a linear building with steps descending down to the water. ये बिल्कुल जो खड़ा खड़ी टाइप का मान लो कि बिल्डिंग हो गया और सीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल नीचे तक जो है उतरती हुई चली जाएंगी। Now the primary purpose of the step wells was to provide water to the local communities around the area. जो प्राइमरी पर्पस जो था इन स्टेप वेल्स का वो ये था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनको साल भर पानी मिलता रहे। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज एंड सोशल गैदरिंग्स। इसके अलावा जो है ये धार्मिक जो सेरेमनीज होते थे उनका और जो सोशल गैदरिंग्स वगैरह थे उनके लिए भी ये काम आता था। Now let us look at like the global connection of this whole thing. 12th सेंचुरी के बाद जो है फ्रांस में ये प्रयास किए जा रहे थे कि चर्चेज ऐसे बनाए जाए जो कि पहले के रोमन आर्किटेक्चर वाले स्टाइल के चर्चेज से जो है ज़्यादा टॉल हो, और ये आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इसे गॉथिक कहा गया। इस स्टाइल में जो ग्राउंड प्लान जो होता था पुरानी टेक्निक का वो तो रखा गया, लेकिन जो डेकोरेटिव इफ़ेक्ट्स थे वो ज़्यादा जो है एलाबोरेट हो गए, ज़्यादा जो है इसमें डेकोरेशन मतलब ज़्यादा होने लगा। और इसमें जो है हाई पॉइंटेड आर्चेज का यूज होता था, स्टेन्ड ग्लासेस का यूज होता था, और इट वाज ऑफ्टन पेंटेड विद सीन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल। अक्सर इसमें जो है बाइबल के सीन का यूज जो है पेंटिंग में किया जाता था। फ्लाइंग बट्रेसेस एंड रोज विंडोज़। जो पॉइंटेड आर्च जो होते थे इट एलिमिनेटेड मच ऑफ द मैसिव इफेक्ट ऑफ द वॉल्स इन अर्लियर टाइप्स। पहले वाले टाइप में जो वॉल का काफ़ी ज़्यादा रोल होता था तो उसको कम कर दिया गया इन पॉइंटेड आर्चेज के थ्रू, एंड इट एडेड स्लेंडरनेस एंड लाइटनेस टू द होल डिज़ाइन। Now the flying buttress supported the wall, making it possible to increase the height. ये फ्लाइंग बट्रेस जो होते थे इन ये जो है वॉल को सपोर्ट करते थे और इनकी वजह से जो है बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाना जो है वो पॉसिबल हो गया। तो टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स वर बिल्ट विच वर विजिबल फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे लंबे स्पायर और बेल टावर जो थे वो बनाए गए जो कि काफ़ी दूर से दिख जाते थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस। गोथिक स्टाइल के गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के सबसे रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल में जो है हम पेरिस में बने हुए नोट्रे डेम के चर्च को देख सकते हैं। नाउ वेल इट्स योर जॉब टू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन ग्रैंडियर बिटवीन मुगल टूम्स एंड गोथिक चर्चेज। एंड एक सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा कि ये आर्किटेक्चरल ट्रेंड जो थे वो धीरे धीरे ज़्यादा ग्रैंड क्यों होते गए समय बीतने के साथ। ऑफ कोर्स वन वुड बी द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स and another will be like relative peace in different reigns, like creation of larger empires and lots of wealth at disposal,
राइट. सो वेल लेट अस क्विकली नाउ रिकैप दिस चैप्टर. मेडिवल पीरियड में रूलर्स जो थे उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि फोर्ट, पैलेसेस, टूम, टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स एट्सेट्रा. इन बिल्डिंग्स का पर्पस जो था वो था लोगों के कल्याण के प्रति जो है कंसर्न को दिखाना, और साथ ही साथ जो है अपने पैट्रन के पावर और वेल्थ को भी दिखाना. सल्तनत पीरियड के दरमियान जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि आर्चेज, डेकोरेटिव, और इसके अलावा डेकोरेटिव फीचर्स जैसे कैलीग्राफी, ज्योमेट्री और अरबेस्क. ओके. फिर मुगल्स के पीरियड में जो है आर्किटेक्चर का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप हुआ, जिसमें कि आपको रेड सैंडस्टोन का यूज, मार्बल का यूज और डबल डोम्ड स्ट्रक्चर का यूज देखने को मिलता है. जो सबसे नोटेबल जो बिल्डिंग्स रहे हैं मुगल पीरियड के दरमियान, वो जो है आगरा, फतेहपुर सिकरी और दिल्ली में बनवाए गए थे. दिल्ली, कश्मीर और लाहौर में जो है गार्डन्स वगैरह जो है प्लान किए गए थे. सबसे प्रोलिफिक बिल्डर मुगल के बीच में जो था वो शाहजहां था, जिसने कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाए, विच इंक्लूडेड लाल किला, जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड ताजमहल इन Agra. So well, that was it for this chapter. You guys can do the question answers at the end of it, and then we will start with towns, traders and craftsmen in the next lesson.